वालेकुम सलाम। मैडम क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? यार थैंक यू। यार सॉरी फॉर लेट। कुछ चीज़ें मैनेज कर रही थी तो इस वजह से लेट हो गया। ओके कमेन। हम थोड़ा सा वेट कर लें बिकॉज कुछ और लोग आ जाएं। हेलो हुरैन, वालेकुम सलाम। ओके हम स्टार्ट करते हैं। एज यू ऑलरेडी नो, सर आप भी आ जाएं, आपको भी खिला देते हैं। अब मेरी आवाज़ आ रही है? अगर कोई बंदा रिप्लाई कर दे तो आवाज़ आ रही है मेरी ठीक? बता दो यार, कोई आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? ओके चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। एज यू ऑलरेडी नो, आई एम मोहम्मद बिलाल। और वही कहानी है यार, कहानी नहीं यार, एक रियलिटी है कि बिलीव मी, अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको वो करने से रोक सकती है। अब मेरा थोड़ा सा तारुफ है, आई एम मोहम्मद बिलाल। और मैंने अभी सी एस एस 2018 में ऑल ओवर पाकिस्तान 85th पोजीशन हासिल की है। और उससे पहले एक लंबा जॉब एक्सपीरियंस है, मतलब कुछ एरिया प्राइवेट जॉब की, उसके बाद सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस में जॉब की, उसके बाद असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी एज एन फिनांशियल पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट जॉब की, और अभी अलहमदिल्ला डूइंग ग्रेड 17 जॉब इन पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। आज का जो टॉपिक था दैट वाज अबाउट पर्टिकुलरली अबाउट पंजाबी एंड यूएस हिस्ट्री। अब पंजाबी में मेरे बहुत आउटस्टैंडिंग स्कोर रहे, आई गॉट 87, और यूएस हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। एंड दो इतना टारगेटेड होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव गॉट 46। तो सबसे पहले सीएसएस क्या है, तो अगर हम थोड़ी सी पहले बात करते हैं कि एक मैंने पिछले दिनों वीडियो बनाई थी दैट वाज अबाउट फैक्ट बुक, के बच्चे पूछ रहे थे कि डॉन न्यूज़पेपर हमने पढ़ना है तो उसमें फैक्ट बुक कैसे बनानी है। दे वर वेरी कंफ्यूज्ड, को उनको फैक्ट बुक की समझ नहीं आ रही थी। तो पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर कुछ चीज़ें हैं वो और डिस्कस करते हैं, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए, अगर आप फैक्ट बुक बना लेते हैं ना, तो आपकी 3 नहीं, आपकी 12 की 12 चीज़ें एड्रेस हो जाती हैं। लेकिन आप क्या करें, आप एक रजिस्टर लें, ठीक है, उस रजिस्टर में मुख्तलिफ हेड्स बनाएं। लाइक वुमेन एम्पावरमेंट का हेड है, डेमोक्रेसी का हेड है, इकोनॉमिक कंडीशंस का हेड है, और इसी तरह के और भी डिफरेंट हेड्स बना लें। आप अखबार पढ़ें, अखबार सारी नहीं पढ़नी होती। बच्चे पूछते हैं कि सर अखबार में तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बच्चे, आपने सारी अखबार नहीं पढ़नी, आपने सिर्फ सेलेक्टेड सी चीज़ें पढ़नी है, और उन सिलेक्टेड सी चीज़ों में भी बहुत ही सिलेक्टेड पढ़नी है। मतलब आपको अखबार मिलती है,
द मोमेंट आपको अखबार मिलती है, आप जिसका मेट्रो का पेज है उसको वैसे ही फाड़ दें, उसको तो देखने पे भी टाइम वेस्ट नहीं करना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप मेन पेज पे आए और मेन पेज पे एक आपका मेन न्यूज़ होती है, एक आपकी मेन मतलब हेडलाइन होती है, उसको पढ़ें आप। वो पाकिस्तान के किसी भी रिसेंट इश्यू को डिस्कस कर रही होगी, ठीक है। वो जो टॉपिक होगा, आपने अपने रजिस्टर में एक हेड बनाया होगा, उसमें से जितने भी लेटेस्ट पॉइंट हैं वो आप अपने उस हेड के नीचे लिख लें, जिस हेड को वो आपका इश्यू एड्रेस कर रहा है। या वो वुमेन एम्पावरमेंट पे होगी, या वो इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पे होगी, या वो डेमोक्रेसी के ऊपर होगी, या वो किसी भी टॉपिक पे होगी, यूएस पाकिस्तान अफेयर्स पे होगी, यूएस अफगान अफेयर पे होगी, उसको अपने उसी हेड में रख लें, ठीक है। द मोमेंट आपने उसको अपने हेड में रखा, आप मोस्टली देखेंगे कि न्यूज़पेपर में अराउंड 70 to 80% जो आपकी मेजर न्यूज़ होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग एक एडिटोरियल होता है और उसी के अकॉर्डिंग एक ओपिनियन होता है। जो आप मेजर न्यूज़ पढ़ें उसी के अकॉर्डिंग एक एडिटोरियल देखें और उसी के अकॉर्डिंग एक ओपिनियन देखें, उससे ना दो मज़े के काम होंगे। जब आप एडिटोरियल पढ़ेंगे ना तो वो एडिटोरियल में से 5-6 पॉइंट्स निकलेंगे। उन 5-6 पॉइंट्स को पहले तो लिख लें अपने उधर जो मेन हेड बनाया हुआ है आपने रजिस्टर में, उसके अंडर लिखें और उसके बाद उस एडिटोरियल की आप रोजाना प्रेस ही प्रैक्टिस करें। एडिटोरियल को पढ़ें, पॉइंट्स बनाएं, पॉइंट्स को लिख लें अपने रजिस्टर में, ठीक है। वो आपकी तैयार होगी फैक्ट बुक। अब इंग्लिश को एड्रेस करना है तो उसी जो पढ़ा है ना आपने एडिटोरियल, जिसके आपने पॉइंट्स निकाले हैं, उसी एडिटोरियल की आप प्रेस ही प्रैक्टिस कर लें, तो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। एक आपकी फैक्ट बुक तैयार हो रही है, साथ में आपकी इंग्लिश तैयार हो रही है। अब क्या करें, सारे एडिटोरियल पढ़ने वाले नहीं होते, ना पढ़ें सारे एडिटोरियल, सिर्फ एक एडिटोरियल सिलेक्ट करें जो आपको लगता है कि यार ये मतलब मेरे रेलिवेंट है, या मेरे सीएसएस से ये जो है एडिटोरियल ये रेलिवेंट है। उस एडिटोरियल में पता क्या करें, 7-8 पॉइंट्स निकालें, उन पॉइंट्स को लिखें अपनी फैक्ट बुक में, ठीक हो गया। और जब उनको अपनी फैक्ट बुक में लिख लें, अब उन्हीं पॉइंट्स को अपनी आउटलाइन बनाएं, ठीक है, और आउटलाइन बना के उसकी ऐसे प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पे भी एक तीर से दो शिकार हो गए, फैक्ट बुक भी तैयार होगी और साथ में आपका ऐसे भी प्रैक्टिस हो गया। तो बिलीव मी, अगर आप ये प्रैक्टिस सिर्फ 3 से 3.5 महीने कर लेना, और वो जो आपके पास फैक्ट बुक तैयार होगी जिसमें इकोनॉमिक इश्यूज, वुमेन इश्यूज और पाकिस्तान की इकोनॉमिक इश्यूज, पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक इश्यूज, पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस और इस तरह की सारी चीज़ें जब वो तैयार होंगी ना, उसके अंदर वो ना सिर्फ आपको पाकिस्तान अफेयर में बल्कि करंट अफेयर में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल लॉ में, आपको हर जगह वो फैक्ट बुक आपके काम आएगी और इससे आपकी इंग्लिश की भी बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे क्या होता है, ऐसे डिमांड करता है कि आपकी जो है ना चीजें वो अपडेटेड हों, ठीक है, अपडेटेड इस हिसाब से हों कि आपके पास नॉलेज जो हो वो बिल्कुल अपडेटेड हो। और जब आप वो फैक्ट बुक तैयार करेंगे तो आपके पास जितना भी नॉलेज तैयार होगा वो बिल्कुल अपडेटेड होगा। उसको आप अपनी प्रेसी में यूज करें, उसको आप अपने ऐसे में यूज करें, उसको आप अपने पाक अफेयर में यूज करें, अपने करंट अफेयर में यूज करें, और इससे आपकी रोज प्रैक्टिस होगी करंट अफेयर की भी और पाक अफेयर की भी, ठीक है। और इस एक फैक्ट बुक से आपके 6-7 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। आप डिटेल बता दी है तो मतलब कैसे करनी है। सर इमरान बिन नज़ीर साहब, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन अगर आप मेरा डेली का शेड्यूल देखो ना तो आप अपना सर पकड़ के बैठ जाओगे। सुबह 8 बजे मैं उठता हूँ, 9 बजे से लेके शाम 3 बजे तक मेरा ऑफिस होता है, ठीक है, और 3 बजे से लेके रात को 9 बजे तक मैं नोवा एकेडमी में पढ़ाता हूँ। और जहाँ पे मैं रहता हूँ वो डिस्टेंस तकरीबन 1.5 घंटे का है, 1.5 घंटा आने में और 1.5 घंटा जाने में लगता है, और रात को 12 बजे जाके मुझे अपनी ज़ात के लिए सिर्फ आधा घंटा मिलता है। तो वीडियोस में अगर
जो वही कुछ है जो वीडियोस में है। बाकी हर बंदे को डायरेक्ट मैसेजेस बंदा कैसे रिप्लाई कर सकता है, आप खुद समझदार बंदे हैं। बाकी पंजाबी के बारे में डिस्कशन है। देखो जी, पंजाबी एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਛੱਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 60-70 ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਵਾਸਿਫ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਵਾਸਿਫ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਓ, ਅਗਵਾਈ, ਤੇ ਉਸ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਿਖਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਉਰਦੂ ਲਿਖੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਪਹਿਲਾ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਲੈਕਚਰ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬ, ਉਸ ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਗलतियाँ इंप्रूव हो जाएंगी, पंजाबी को मसला ही नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि पंजाबी दी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਲਸਾਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤਨਕੀਦ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਕਲਾਸਿਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਨਸਰ ਹੈ, अगर तुम ये तीन चीज़ अच्छे तरीके नाल कर लो ना तो सुकून नाल 85+ मार्क्स लै सकते हो। लेकिन ये है कि जड़ी चीज़ें स्किप करते हो तो उसके बावजूद अगर कुछ चीज़ें रखोगे तो लाजमी है। यार रिगार्डिंग US हिस्ट्री और यूरोपियन हिस्ट्री, शम्स काकड़ साहब, इस तरह है कि US हिस्ट्री का एक प्लस पॉइंट ये है कि US हिस्ट्री का सिलेबस बहुत लिमिटेड है। मैं नोवा में US हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और 8 लेक्चर्स में मैं ख़त्म कर देता हूँ US हिस्ट्री। ठीक है, तो US हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बहुत शॉर्ट सा है, तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि आप US हिस्ट्री में की तरफ जाएं। और जो दूसरा पॉइंट है कि हिट होगी या नहीं होगी, देखिए मेरी बात सुने, आप ये बात तो किए ही ना करेंगे US हिस्ट्री हिट होगी या कौन सा सब्जेक्ट हिट होगा। या तो FPSC ने कोई क्राइटेरिया रखा है कि यार ये सब्जेक्ट हिट होना है, कोई रूल होते हैं ना, या तो कोई रूल हो कि इस साल ये सब्जेक्ट हिट होना है। इवन कि जब FPSC वाले लोगों को भी नहीं पता कि ये सब्जेक्ट हिट होना है या नहीं होना, तो अगर हिट होगा तो फिर सारे हिट होंगे। तो आई थिंक इस ट्रेंड को देखते हुए कभी भी आप ना जाएं। मुकद्दस फातिमा, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के बारे में ये है कि अगर तो आपने एग्रीकल्चर पढ़ी है फिर तो आप रखें एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। अगर आपका एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड नहीं है तो प्लीज़ बच्चे आप ना जाएं, क्योंकि फॉरेस्ट्री एक प्योर सब्जेक्ट है तो वो आपको मुश्किल कर देगा। एंथ्रोपोलॉजी और सोशल में वही बात है जो मुझे तो मेरा तो बड़ा क्लियर सा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर जो आपका दिल करता है, जो सब्जेक्ट को रखने का दिल करता है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक लें। लेकिन ये है कि टेस्ट में बहुत बेसुरे ना हो जाएं। लाइक एक बंदा कहता है कि मुझे पर्शियन में टेस्ट है, पर्शियन आती नहीं है। एक बंदा कहता है मुझे अरेबिक में टेस्ट है, अरेबिक आती नहीं है। फिर क्या करेंगे? फिर तो है ना प्रॉब्लम। टेस्ट के मुताबिक रख लें जो भी है। यार पंजाबी वास्ते सिर्फ एक किताब, मार्क माई वर्ड्स, सिर्फ एक किताब बस, और वो किताब अगवाई। आप अगवाई वासिफ लतीफ़ की लेके देखें। वो बंदा GC यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है और उसने बड़ी बेहतरीन किताब लिखी है और लिखी ही CSS के लिए है। दैट वन बुक वुड बी मोर देन इनफ। और पंजाबी की एक ट्रिक याद करना का ये है कि जब सारे सब्जेक्ट पढ़ के थक जाते हैं आप, जब बोर होते हैं, तो क्या करें कि YouTube खोली और वहाँ पे बाबा बुल्ले शाह की शायरी लगा ली, बाबा सुल्तान बाबू की शायरी लगा ली, ट्रेस्ट भी किया और शेर भी याद किए। और पंजाबी में शायरी तो है, जिसको शायरी याद आ गई उसका कोई मसला नहीं है। जहाँ तक पंजाबी लिखने का ताल्लुक है, तो अगर आपको उर्दू लिखनी आती है ना तो
कोई मसला ही नहीं है पंजाबी लिखना, तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। जी इमरान वसीम साहब, वसंत साहब इसके ऊपर सोच रहे हैं, इंशाल्लाह CSA में जाके वो वीडियो सीरीज भी शुरू कर देंगे। करंट अफेयर की अगर सही अंडरस्टैंडिंग करनी है ना, मजेदार अंडरस्टैंडिंग, मतलब देखिए अब हर बंदा CSS करने लग गया है, तो वेटेज तो उसी को मिलेगी कि जो एनालिसिस लिखेगा। तो एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको सिर्फ एक ही बुक रिकमेंड करूंगा, नॉर्मन की। नॉर्मन मास्टरिंग उसकी जो है वर्ल्ड हिस्ट्री, जबरदस्त किताब है यार, आउटस्टैंडिंग। आप वो पढ़ें और दैट्स इट। वकास अगर पोइट्री ऐड नहीं कर दिए तो शायद आपको पंजाबी 40 मार्क्स में दे। पोइट्री इज मस्ट, पोइट्री के ऊपर कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। ओके बच्चे, पंजाबी US हिस्ट्री का ये है कि US हिस्ट्री को आप देखें, उसकी आप आउटलाइंस निकालें तो आपको सिर्फ 7 और 8 मेजर टॉपिक्स मिलते हैं। कौन कौन से? मतलब पहला कि जब दुनिया को पता ही नहीं था 1492 से पहले कि दुनिया मतलब इधर US है कि नहीं है, तो पहला टॉपिक है कि US कैसे डिस्कवर हुआ। दूसरा टॉपिक है कि उन्होंने जब डिस्कवरी की और वहां पे कॉलोनीज बनी, तो कॉलोनीज के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने उनके खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। मैंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे लड़ी, और उसके बाद अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया, और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद सिविल राइट मूवमेंट है और सिविल वॉर है। ये 7-8 टॉपिक हैं, अगर आप वो कर दें तो कोई मसला नहीं है। जी जी सर, इमरान साहब आप आए नोवा में तो जरूर मुलाकात होगी आपसे। मारिया बच्चे देखो मेरी बात सुनो, वही बात है कि ट्रेंड का तो कोई सीन ही नहीं है ना। ट्रेंड को तो पता ही नहीं है कि कहाँ से कौन सा तुक्का चल सकता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये है कि ये जो स्पेशल सब्जेक्ट्स है ना, लाइक फिजिक्स, लाइक आप कंप्यूटर साइंस की बात करें, तो इन्होंने बहुत मतलब आउटस्टैंडिंग तरीके से बच्चों को मार्क्स भी दिए हैं, ठीक है। और अगर आप इसके लिए जाते हैं कंप्यूटर के लिए, और अगर आपकी अच्छी कंप्यूटर के ऊपर ग्रिप है, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। शम्स मेरी बात सुनो, आप लोग मेरी एक बात सोचो यार, देखो आपके ऐसे कहां से आते हैं? आप कैसे IR से आते हैं, आप कैसे जनरल स्टडी से आते हैं, आप कैसे पब्लिक एड से आते हैं, आपका क्लाइमेट का ऐसे एवरीडे साइंस से आता है, आपके दूसरे ऐसे पॉलिटिकल साइंस से आते हैं, कुछ ऐसे आपके IR से आते हैं। अल्लाह के बंदो, जब आपने 11 सब्जेक्ट्स की बाकी तैयारी करनी है, ठीक है, तो फिर आपने ऐसे के लिए कोई बुक क्यों पढ़नी है? समझ आती है ना बात? जब आपने 11 सब्जेक्ट्स दूसरे पढ़ने हैं, देन आपको ऐसे की कोई बुक तो कोई मसला ही नहीं है। सर पंजाबी राइटिंग में बहुत इश्यू है, पोइट्री भी आती है। राणा साहब अगर पोइट्री आती है तो गो फॉर इट, यकीन करो 85+ नंबर आएंगे, ठीक है। राइटिंग है तो वो वासिफ की किताब लें और उसको फॉलो करें। रिगार्डिंग US हिस्ट्री की किताब, बच्चे US हिस्ट्री के लिए मैंने जो किताब तो नहीं पढ़ी थी, मैंने नोट्स पढ़े थे नोवा के, ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग। और अब उन्होंने नोवा के नोट्सों को अपडेट करके नोवा की किताब बना दी US हिस्ट्री की, अदनान बदर भाई ने बनाई है। वेरी आउटस्टैंडिंग बुक, तो वेरी डिटेल्ड, वेरी ब्रीफ, तो आप उसकी वो पढ़ लें, नोवा की US हिस्ट्री की बुक पढ़ें। क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ क्रिटिकल एनालिसिस की। मसलन क्रिटिकल एनालिसिस है, US हिस्ट्री की बात करते हैं। US हिस्ट्री में क्रिटिकल एनालिसिस कैसे डेवलप करना है। US हिस्ट्री में एक पॉइंट आता है कि जब ब्रिटेन अपनी कॉलोनीज पे बहुत ज्यादा मर्केंटालिज्म कर रहा होता है, तो वो लोग उसके ऊपर रेजिस्ट करना शुरू करते हैं। इसको भी छोड़ एक और बात बताता हूँ। क्रिटिकल एनालिसिस ये है
कि जब 1492 में पहली दफा क्रिस्टोफर कोलंबस गया अमेरिका में, तो उसकी कौन सी रीजन थी, वो क्यों गया। अब ये जो क्यों है ना, इसमें क्रिटिकल एनालिसिस है। इसकी दो वजह है। पहली वजह ये थी कि 1450 में कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा कर लिया ऑटोमन एम्पायर ने, और जो यूरोप को हमेशा से शौक था कि उसने एशिया में जाना है, वो रास्ता बंद कर दिया उन्होंने। जब उन्होंने रास्ता बंद किया तो उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना एक नया रास्ता ढूंढते हैं और नए रास्ते से एशिया में पहुंचते हैं। ठीक है। अब वो जो नया रास्ता उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, उस नए रास्ते के दौरान उनको अमेरिका मिल गया। मतलब पॉइंट क्या है कि फाइंडिंग ऑफ न्यू रूट्स। अब फाइंडिंग ऑफ न्यू रूट्स में ये जो है एक पूरी कहानी कि कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा हुआ और उसके बाद वो लोगों ने सारा दुनिया गोल है और हम घूम के जाएंगे तो हम एशिया में पहुंच जाएंगे, और ये सारी स्टोरी, ये क्रिटिकल एनालिसिस है। क्रिटिकल एनालिसिस असल में जब आप हर बात के साथ वाई लगाते हैं ना, क्यों हुआ, क्यों, तो उस क्यों से आपके क्रिटिकल एनालिसिस डेवलप होते हैं। बच्चे ग्रामर ठीक करनी है ना अगर, तो उससे कोई बच्चे पूछते हैं जी ग्रामर की बुक कौन सी होनी चाहिए, ऐसे की बुक, ऐसे की तो कोई बुक नहीं है। जो आपने 11 किताबें दूसरी पढ़नी है उसी के साथ ही ऐसे की तैयारी हो जानी है। हाँ ये है कि आप ना कोई ना, क्या कहते हैं उसको, किसी अच्छे टीचर को ज्वाइन करें। ठीक है। इंग्लिश के टीचर को जिसकी इंग्लिश पे ग्रिप हो, और फिर वो आपको जो बुक कहे, जो मर्जी कहे। देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अगर सिंगुलर वर्ब नाउन होगा तो उसके साथ डज लगना है। अब ये जो डज वाली कहानी है ये सारी किताबों में सेम है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें डिड लगना और फर्स्ट फॉर्म लगनी, ये सारी किताबों में बीए की ग्रामर सिंपल में और एनर मार्टिन में ये बात सेम है। ठीक है। लेकिन जिस बंदे के पास आप जा रहे हैं वो जिस किताब से कंफर्ट फील करे, कि देखो हर बच्चा इस्लामाबाद या लाहौर नहीं आ सकता, तो जिस भी आप टीचर के पास जा रहे हैं उसको कहीं सर जिस किताब में आप इजी फील करते हैं मुझे वो बता दें, मैं आपके पास वो किताब लेके आ जाता हूँ। और जब आप उसके पास वो किताब लेके जाएं तो जो वो मर्जी किताब हो, पढ़नी तो इंग्लिश है ना, जिस मर्जी किताब से पढ़ लें, दैट्स इट। ओके। इंटरनेशनल लॉ इज आउटस्टैंडिंग, वेरी आउटस्टैंडिंग। और इंटरनेशनल लॉ के जो सबसे अच्छा सोर्स है वो ये है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, उसके ऑनलाइन लेक्चर्स पड़े हुए हैं अहमद बिलाल सूफी के, वो 45 लेक्चर्स हैं, और वो 45 लेक्चर्स लगता है बने ही सीएसएस के लिए हैं। तो बिलीव मी अगर वो 45 लेक्चर्स आप सुन लें तो आपका आयला तैयार है। अनालाज वेरी इंटरेस्टिंग। बस ये नाम ही मुश्किल है कि इंटरनेशनल लॉ पता नहीं क्या बिला है और लॉ पता नहीं क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका आईआर और यूएस हिस्ट्री ऑफ कर रहे हैं तो आई लॉ के लिए जरूर जाएं। लक क्या होती है, लक को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, कोई पैरामीटर नहीं है लक को डिफाइन करने के। देखिए मेरी बात सुने, एक बंदा है वो ऐसे ही बैठा और गए मैं उठ के सीएसएस कर लूँ उसका हो जाएगा, नहीं होगा। मेहनत करें, मेहनत शर्त है, क्योंकि लईसा लिल इंसान इल्ला मा सहा अलकासिबु हबीबुल्लाह, और जितनी आप मेहनत करते हैं उतना ही आपको सिला मिलता है। आप मेहनत करें, जो आपके हिस्से में है वो आपको मिल जाएगा, और बाकी अल्लाह की मर्जी। देखें एक बात हमेशा याद रखें, हम जो है ना, हम चीज़ों को अरेंज करते हैं अपने हिसाब से कि यार ये मैंने ऐसे 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 करना है, और ऊपर से डिसीजन जो है ना वो ऊपर से हो रहा होता है। मैं एक बात बताऊँ आपको, परसों ये मैंने सोची बात कि द मोमेंट हमारी एफएससी हुई तो हमारा सिर्फ एक ही ख्वाब था कि हमने डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, और जिनके जो लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सके वो बहुत दुखी थे। उनमें मैं भी था, मैं भी डॉक्टर नहीं बन सका, वॉज वेरी दुखी, बहुत रोया पीटा मैं कि यार मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो गया, ये जुल्म हो गया, मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो गई है, मैं डॉक्टर नहीं बन सका, मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया। ठीक है। लेकिन बच्चे बाद में क्या हुआ कि अब जब चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं तो महसूस करते हैं कि यार मतलब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम तो काफ़ी सारे डॉक्टर से भी फिर बहुत अच्छे हैं कि अल्लाह ने हमें सीएस भी बना दिया।
तो बच्चे कभी भी परेशान ना हो, जो आपके फेट में है वो आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। फॉरेस्ट्री के लिए बच्चे वही जर्नल जो अप्लाइड फॉरेस्ट्री की बुक है वही काफ़ी है, दैट्स नॉट अ बिग इशू। ओके, क्रिमिनोलॉजी और आयला, आयला इज बेटर। यार देखें, अभी इमरान भाई ये बातें जो है ना अभी अभी पॉलिसी में है, अभी इनका कोई फाइनल नहीं हुआ, और मेरा नहीं ख्याल कि 3-4 साल में भी ये फाइनल होगा। तो आप 3-4 साल पहले पहले अपनी अटैम्प्ट ले लें, इट्स नॉट अ बिग इशू, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ इज अ गुड। जेंडर, देखिए एक और आखिरी बात मजे की ये बात है कि देखिए हमारे ऊपर जो है वो एफपीएससी ने बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन एफपीएससी ने एक हमारे ऊपर एहसान भी किया है। एफपीएससी ने क्या एहसान किया है कि एफपीएससी ने हमें हर कोर्स की आउटलाइन बता दी है, ठीक है। अब बजाय हम टाइम वेस्ट करें कि हम बुक्स के पीछे भागेंगे, यार कौन सी अच्छी बुक है, कौन सी अच्छी बुक है, कौन सी बुक पढ़ें, आप क्या करें कि आप कोर्स निकालें, कोर्स की आउटलाइन निकालें, जो वहां से मेजर आपके बुलेट्स हैं उन बुलेट्स को निकालें। वो आपके अखबार से अच्छे तैयार होते हैं, आप अखबार से कर लें। वो आपके यूट्यूब से अच्छे तैयार होते हैं, आप यूट्यूब से कर लें। वो आपके किसी बुक से तैयार होते हैं, आप किसी बुक से कर लें। एक बुक के पीछे क्यों भागना है, जब एफपीएससी ने एक एहसान कर दी है, ठीक है, और उस एहसान को हमने ले लिया है, और आप बुलेट्स निकालें, उन बुलेट्स के हिसाब से तैयारी करते हैं, दैट्स इट। बुक की जरूरत ही नहीं है। जी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, और बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग वीडियोस हैं। मैंने अपनी सारी तैयारी उन्हीं से की है। वो अहमद बिलाल सूफी साहब हैं, उनकी वीडियोस हैं, तो आप उनकी वीडियोस को फॉलो करें, वो बहुत अच्छी हैं। यार मैंने कभी पीएमएस नहीं दिया, आई एम सॉरी। नहीं, अगर पोइट्री ना ये नहीं याद होती तो फिर बिल्कुल भी ना रखें, बिल्कुल भी ना रखें, अगर पोइट्री नहीं याद होती तो, ठीक है सर। एमसीक्यूज जो है ना, देखिए मैंने ऑप्शनल जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उनका तो बता दी है कि आप ना, क्या नाम है उसका, फैक्ट बुक बनाए कंपल्सरी के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान हिस्ट्री नहीं है, पाकिस्तान अफेयर है, करंट अफेयर है, तो उसके लिए करंट चीजें तैयार करें ना, दैट्स इट, ठीक है। और बच्चे वेरी सॉरी यार, आई एम वेरी सॉरी जिन लोगों को मैं रिप्लाई नहीं कर सकता डायरेक्ट मैसेज का। देखिए मैं हर बंदे को कैसे बंदा रिप्लाई कर सकता है, तो आई एम सॉरी अगर मैं किसी को डायरेक्ट मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकता। तो लाइफ इज सो बिजी, मतलब इतने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में इतनी बिजी हो सकती है, बट इट इज। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग आई हैव ऑफिस, फ्रॉम लेट नाइट आई हैव अकेडमी, सो आई एम वेरी सॉरी अगर मैं किसी को डायरेक्ट मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकता। तो आमना बेटा मेरी बात सुने, इंग्लिश के लिए बस एक ही रूल है कि किसी अच्छे इंग्लिश टीचर को ज्वाइन करें, वो आपको बेसिक इंग्लिश करवाए, आपको बताए कि एडजेक्टिव क्या होता है, आपको बताए एडवर्ब क्या होता है, आपको बताए नाउन क्या है, आपको बताए प्रोनाउन क्या है, आपको बताए डेफिनेट आर्टिकल कैसे यूज। मतलब हमें तो आज तक ये भी नहीं पता था कि दा यूज क्यों करना है डेफिनेट आर्टिकल, मतलब ए और दा का पता ही नहीं होता कि यूज क्यों करना है, नहीं पता था, ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। उसके अलावा हमने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, मिसाल देता हूं, हमने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस जिंदगी में पढ़ा था कि जी जिसके आखिर पे ता है, तू हूं, टू पू नो आए, तो वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होता है। जब बाद में किसी टीचर ने पढ़ाया, उसने कहा यार जिंदगी में जो चीज रूटीन है वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। सूरज रोज निकलता है, रूटीन है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। बच्चा रोज स्कूल जाता है, रूटीन है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। अच्छा एक आखिरी बात इंग्लिश के बारे में, कि इंग्लिश के टीचर को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। क्यों? 2 मिसालें बताता हूं। मैं कहता हूं ये चाय है, और मैं कहता हूं कि मैंने चाय पी ली। हमने बचपन में पढ़ा था कि जिस लफ्ज के आगे ये छुट्टी ये लग जाए ना, वो होता है हमारा पास्ट डेफिनेट टेंस, और उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दें तो हमारा जहां पास्ट डेफिनेट टेंस तैयार रहता है। मैं कहता हूं मैं चाय पी चुका हूं,
कहते हैं जी जो चुका हूं होता है ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, उसके साथ हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगा दें तो ना जनाब अल्लाह वो आपका प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। अब मेरी एक बात सुने, मैं चाय पी चुका हूं या मैंने चाय पी ली, दो टेंस हैं। इंग्लिश में इनकी मेकिंग बिल्कुल डिफरेंट है। उर्दू में देखें, मैं चाय पी चुका हूं, मैंने चाय पी ली, कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है ना। उर्दू में तो हमने यही पढ़ा है, फिर कोई फर्क ही नहीं है, फिर जो मर्जी टेंस यूज कर लें, लेकिन इनमें बहुत फर्क है। जो काम आप पास्ट में कर चुके, जिसका अफेक्ट प्रेजेंट तक नहीं आ रहा, दैट इज द पास्ट। आई टुक टी, दैट्स इट। और इसके अगेंस्ट जो है, जो प्रेजेंट डेफिनेट है, जो चीज पास्ट में हो लेकिन उसका अफेक्ट प्रेजेंट तक आ रहा, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब पाकिस्तान हैज सफर्ड विद टेररिज्म, के पास्ट में हुआ लेकिन उसका अफेक्ट प्रेजेंट तक आ रहा है। बच्चे कोई अच्छा इंग्लिश का टीचर ज्वाइन करें, कोई बुक की जरूरत नहीं है, जो वो आपको मर्जी बुक कहे। देखें ग्रामर तो हर बुक में सेम है ना, डिफरेंट तो नहीं है। जो आपका टीचर आपको बुक कहे वही पढ़ें, एंड दैट इज बेस्ट फॉर इंग्लिश। देखें जो भी थ्योरी पढ़े, मतलब रियलिज्म की थ्योरी है, और जब आप रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हो बिटवीन चाइना के और यूएस के, वो किस कंटेक्स्ट में है? रियलिज्म के। थोड़ा सा रियलिज्म डिफाइन करें और उसी की नीचे कंटेक्स्ट में जो हैं अफेयर हैं उसके चाइना के यूएस के साथ, वो डिफाइन कर दें, दैट्स इट। एफपीएससी और बीपीएससी के लिए बच्चे जनरल नॉलेज अपना मैक्सिमम करें, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। और एक असूल जो है वो माइंड में रखें कि ज़्यादा जनरल नॉलेज की चीज़ें ना पढ़ें। एक दिन में फ़र्ज़ कर लें कि सिर्फ 20 चीज़ें पढ़ें, लेकिन वो इस तरह पढ़ें कि जो चीज़ भी पढ़ें उससे नेट से रिलेटेड उसकी कोई चीज़ देखें। मसलन मैं आपको कहता हूँ कि सबसे पुरानी एयरलाइन कौन सी है, आप कहते हैं सर KLM, नीदरलैंड की, तो फिर KLM देखें, उसके अंदर ये देखें कि उसकी जहाज 4-5 देखें, तो आपके माइंड में प्रिंट हो जाएगा कि अच्छा यार वो जहाज था, उसके ऊपर KLM लिखा था, इसका मतलब है कि ये नीदरलैंड की है और ये सबसे पुरानी है। और तुक्के लगाएं, तुक्के लगा के याद करें। मसलन आपने याद करने हैं साउथ एशिया के कंट्रीज। अब साउथ एशिया में क्या होता है, MBBS बहुत मुश्किल होता है। आप याद कर लें MBBS स्पेन। अब MBBS स्पेन को लिखें, इसमें क्या आ जाएगा, जैसे मालदीव, मतलब भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, पेन में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। आपको साउथ एशिया की कंट्रीज याद आ जाएंगे। इस तरह तुक्के लगा के याद करें और माइंड में तस्वीरें बना के याद करें, और जो चीज़ 20 पढ़ें उसको कहीं सामने चीट लगा के लगा दें, तो आपका बेहतरीन जनरल नॉलेज तैयार हो जाएगा। हम सर कोई अच्छा इंग्लिश टीचर ही सजेस्ट कर दें। मुझे तो फैसलाबाद में पता है जी, फैसलाबाद में हमारे बहुत अच्छे उस्ताद हैं, सर राशिद मुनीर साहब, ही इज़ वेरी गुड। लाहौर में एकेडमी का कोई भी यार अच्छी एकेडमी ज्वाइन कर लें। और आखिरी बात ये है कि काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनके लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ती है, तो बजाय आप इधर टक्कर मारें इधर टक्कर मारें, उसको मुश्किल तरीके से याद करें, आप सुकून से एक एकेडमी ज्वाइन करें जो आपके उन चीज़ों के बारे में बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दे, एंड दैट्स इट। और आखिरी बात यही है कि यार बिलीव मी, मेरी स्टोरी आपके सामने है। ज़िंदगी में अगर आप कुछ भी करना चाहें, अगर आपके पास पैशन है ना, तो कोई भी चीज़ आपको वो करने से हरा नहीं सकती। वो चाहे फिर जो भी हो, फिर बंदा उसमें से गुजर जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना बच्चे, ज़िंदगी है। आखिरी शेर है, आखिरी शेर के साथ इसको एंड करते हैं। शेर आपने बड़ी दफ़ा ज़िंदगी में सुना होगा, लेकिन आज मैं शेर को आपको समझा के ना सुनाता हूँ और उसके साथ में लेक्चर एंड करते हैं। मियां मोहम्मद बख्श का शेर है कि फंस गई जान शिकंजे अंदर, जूं वेलने दे विच गन्ना। अब आपने कभी बेलने में गन्ना फंसा हुआ देखा है? अब उस वेलने से वो गन्ना निकल नहीं सकता, गन्ना उस बेलने में फंस गया है।
उसमें से क्या निकलना है? उस गन्ने का सिर्फ जूस निकलना है, और उस जूस के अलावा, जूस को कहते हैं रो के अलावा उस गन्ने से कुछ नहीं निकलना। अब पहले सिचुएशन देखें, फंस गई जान शिकंजे अंदर, ये सिचुएशन है। कैसे? जू वेलने दे विच गन्ना, निकलने की अब कोई हालात नहीं है, अब उसमें से जूस निकलना है रो। मेरे मतलब कहते हैं कि रोन को हुण रे मुहम्मद, जे हुण रे ते मन्ना। तो इसको दोबारा, सिचुएशन क्या है? फंस गई जान शिकंजे अंदर, जो वेलने दे विच गन्ना, रोन को मतलब उस जूस को कहो कि अब तुम फंस गए हो, अब तुम यहां पे रह के दिखाओ। रोन को हुण रे मुहम्मद, जे हुण रे ते मन्ना। बच्चे ये जो सीरियसनेस है ना, ये भी समझ लें कि आप बेलने में फंस गए हैं और इससे निकलना बहुत मुश्किल है, और आपका जूस ही निकलना है। अब आप अगर रह के दिखाए ना, तो फिर आपको दुनिया जरूर मानेगी। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। ढेर सारी दुआएं हैं, और यार प्लीज आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे बददुआएं ना दिया करो, मेरे पास नहीं टाइम होता डायरेक्ट मैसेज का रिप्लाई करने का। आप एक काम किया करें, वो काम ये है कि ना, मतलब आप मुझे मैसेज कर दिया करें, मैसेज ना किया करें, कमेंट किया करें कि सर अपनी नेक्स्ट वीडियो इसके अगेंस्ट बुलाएं। और यार आखिरी बात यही है कि मैंने हमारा इज वन ऑफ माई गुड फ्रेंड, शी इज़ वेरी नाइस लेडी, पिछले दिनों उसने मुझे बहुत बुरे तरीके से रुलाया। तो वो मसला ये था कि इसके अब्बा जी के अकॉर्डिंग मैंने उसकी एक वो पढ़ी, इसने जो लिखा था, एंड रियली मैं बहुत 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 रोया। मतलब इसने इतनी दर्द के साथ लिखी थी। तो यार मेरी अम्मी जान भी नहीं है, तो इसके अब्बा जान नहीं है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप उनके लिए एक दफ़ा सूरह फातिहा 3 दफ़ा कुल पढ़ के तो उनके रूह को साले सवाब कर दें, ठीक है? तो यही हम दोनों की फ़ी है, मेरी अम्मी जान के लिए और उसके अब्बू जान के लिए दुआ कर दें। बाकी अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।